चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ओपन बुक 1। ये कहानी है एक शनाया नाम की लड़की की, जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी। वह एक बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट थी और साथ में एक हैकर भी। उसमें ऐसे ही बहुत सी खूबियां थी। एक दिन वह फ्लाइट में बैठी हुई थी और एक किताब को पढ़ रही थी, लेकिन तभी उसकी फ्लाइट क्रैश हो गई और उसकी आत्मा जो किताब वह पढ़ रही थी उसके विलेन के अंदर चली गई। उस कहानी की विलेन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था। उसे कभी भी अपनी का फैमिली का, दोस्तों का या फिर किसी और का प्यार नहीं मिला था। और वह विलन एक काला जादू करने वाली लड़की थी जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा था और वह अपने जादू से हमेशा सभी लोगों का भला करती थी। लेकिन फिर भी उसके काला जादू करने की वजह से उसके अपनों ने ही उसे बेरहम मौत दे दी। तो क्या शनाया उस विलेन की मौत का बदला ले पाएगी? आखिर उस कहानी की विलन काला जादू क्यों करती थी? क्या शनाया उस कहानी की विलन को न्याय दिला पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो सुनते रहिए। एक बेहद खूबसूरत और खतरनाक लड़की इस वक्त एक फ्लाइट में बैठी हुई थी। उस लड़की से निकलने वाली आभा बहुत ही खतरनाक थी। वह एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसमें सिर्फ 2-3 एयर होस्टेस, 2 पायलट और वह लड़की थी। उस लड़की ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पेंट और उसके ऊपर ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ही खतरनाक लग रही थी। उस लड़की की सुंदर उंगलियां इस वक्त एक किताब के पन्ने पलट रही थी। वह लड़की बेहद ध्यान से अपने हाथों में पकड़ी किताब पढ़ रही थी। वह किताब पढ़ते वक्त उसका ऑरा बेहद ही सद था। वह लड़की जो किताब पढ़ रही थी उसे पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस लड़की ने अभी उस किताब के कुछ ही पन्ने बड़े होंगे और उस लड़की ने किताब को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। वह लड़की बेहद ही गुस्से से खुद से बोली, क्या बकवास कहानी है और किस बेवकूफ़ इंसान ने ये कहानी लिखी हुई है। सच में इस कहानी के लेखक से बड़ा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये पूरी दुनिया के सारे लोग सिर्फ एक जैसे होते हैं। गलत सिर्फ और सिर्फ विलेन के साथ हुआ, ना कि हीरोइन के साथ। लेकिन फिर भी सभी लोगों को फालतू में हीरोइन को ही सपोर्ट करना है। कोई अपने जन्म से ही विलेन नहीं होता। ये दुनिया, हमारी सोसाइटी और उनके घर वाले मिलकर उन्हें विलेन बना देते हैं। यहाँ पर भी मुझे कहीं पर भी विलेन की तो कोई गलती नज़र ही नहीं आई। मैं तो ये कहूँ कि बुरा तो विलन के साथ हुआ, हीरोइन तो फालतू में ही सारी वाहवाही लूट कर ले जा रही है। अगर मैं इस विलेन की जगह होती ना तो मैं उन सभी लोगों को लात मारकर अपने ज़िंदगी से बाहर फेंक देती और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती और इन सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती। खैर छोड़ो, मुझे एक बेकार सी कहानी के लिए अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। उद्धरण। इतना बोलकर उस लड़की ने अपने बैग से अपना लैपटॉप निकला और बिजली की रफ्तार से अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलने लगी। उसे लैपटॉप पर काम करते हुए 3 घंटे बीत चुके थे। तभी उसके कानों में पायलट की आवाज़ आई और उस लड़की ने अपने सामने की तरफ देखा, जहां एक पायलट अपनी घबराई हुई नज़रों से उस लड़की को देख रहा था। पायलट उस लड़की को देखकर बोला, शनाया मैम, फ्लाइट को लैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं इस फ्लाइट में क्या प्रॉब्लम आ गई है कि हम इस फ्लाइट को लैंड नहीं कर सकते। फ्लाइट इतनी देर से हवा में रहने की वजह से उसका फ्यूल भी अब खत्म होने को आया है। आधे घंटे तक और यह फ्लाइट यूं ही हवा में रही तो यह फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। पायलट की बात सुनकर भी शनाया के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आए थे, क्योंकि वह बहुत ही शांत दिमाग वाली समझदार लड़की थी। पायलट की बात सुनकर शनाया ने एक गहरी सांस ली और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगी। पायलट अभी भी डरे हुए फेस से शनाया को देख रहा था। शनाया ने पायलट की तरफ देखकर कहा, यह फ्लाइट आधे घंटे तक हवा में रह सकती है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अभी भी पूरा आधा घंटा है। तुम एक काम करो, फ्लाइट को किसी ऐसी जगह के ऊपर ले जाओ जिसके नीचे पूरा का पूरा साफ मैदान हो। किसी मैदान के ऊपर फ्लाइट को ले जाओ। तब तक के लिए एयर होस्टेज पैराशूट को ढूंढ कर रखती है। उद्धरण चिन्ह। पायलट ने जब शनाया की बात सुनी तो उसके चेहरे पर जीने की एक उम्मीद नजर आने लगी। उसने शनाया की बात सुनकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और अंदर की तरफ चला गया। शनाया और बाकी 2 एयर होस्टेज मिलकर पैराशूट को बाहर निकलने लगे। तकरीबन 25 मिनट बाद पायलट ने एक खाली मैदान के ऊपर फ्लाइट को पहुंचा दिया था। उसके बाद वह दोनों पायलट मिलकर अपने रूम से बाहर आ गए। उन दोनों पायलट को देखकर शनाया ने उन दोनों को पैराशूट बैग दे दिया। शनाया वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उन सब की तरफ देखकर बोली, तुम सब लोग एक एक करके यहाँ से नीचे की तरफ छलांग लगाओगे। जब तुम सब लोग चले जाओगे आखिर में मैं ये पैराशूट लेकर नीचे कूद जाऊंगी, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। शनाया ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी पूरी फ्लाइट में एक सायरन बजने लगा।
ये देखकर सभी लोग घबरा गए थे। शनाया जल्दी से उन सभी लोगों की तरफ देखकर बोली, चलो अभी से घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी सब लोग नीचे कूदो। उद्धरण चिन्ह। शनाया की बात सुनकर सभी लोग एक एक करके नीचे कूदने लगे। आखिर में अब सिर्फ शनाया ही बची हुई थी। शनाया ने एक बार फिर से पूरी फ्लाइट चेक कर ली, लेकिन वह अपना पैराशूट लेकर नीचे कूद पाती उससे पहले ही वह पूरी फ्लाइट ब्लास्ट हो गई। शनाया की वहीं पर ही मौत हो चुकी थी और इस वक्त शनाया की डेड बॉडी जंगल के बीचों बीच पड़ी हुई थी और उसके साथ ही शनाया जो किताब पढ़ रही थी वह उसके बगल में ही पड़ी हुई थी। शनाया की पूरी बॉडी खून से लथपथ थी और उसके खून के लाल रंग से वह किताब भी लाल रंग में रंग चुकी थी। जब भी अचानक से उस किताब में से एक सुनहरी रोशनी बाहर आई, वह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे एक इंसान की आकृति में बदलने लगी थी। तभी वहां पर एक लड़की प्रकट हो गई। उस लड़की ने शनाया के बॉडी पर अपना हाथ फेरा। उस लड़की के हाथ फेरते ही शनाया की बॉडी से एक सफ़ेद रंग की रोशनी निकलने लगी। उस लड़की ने वह सफ़ेद रंग की रोशनी अपने हाथों में ले ली और फिर से वह सुनहरी रोशनी बनकर किताब के पन्नों में कहीं गायब हो गई। रात के ठीक 12 बजे। इस वक्त एक काली गहरी रात थी। तभी अचानक बाहर का पूरा मौसम खराब होने लगा। बाहर आंधी तूफान के साथ साथ बारिश भी होने लगी थी। आसमान में बड़ी जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी थी और बारिश का जोर अपनी चरम सीमा में था। और N20 और अचानक से एक अस्पताल के अंदर की सारी लाइट जा चुकी थी। तभी अचानक से घड़ी के तीनों कांटे एक साथ बार पर आ चुके थे और घड़ी ने 12 बजे बजा दिए। घड़ी में 12 बजे बजते ही आसमान से एक बहुत ही तेज रोशनी उस अस्पताल के एक रूम के अंदर आ गई और N20 उस कमरे के अंदर अस्पताल के बेड पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई थी। वह रोशनी सीधे उस लड़की के शरीर के अंदर समा गई और उसे लड़की का शरीर 3 फुट हवा में ऊपर उठ गया और वह लड़की अब हवा में थी। हवा में लटकी हुई लड़की के अंदर अचानक से एक झंझनाहट होने लगी और वह लड़की बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगी। तभी अचानक से खिड़की से एक सुनहरी रोशनी आई और उस रोशनी में से एक हाथ बाहर आया और उसने उस लड़की के सर पर हाथ फेरा और वह लड़की शांत हो गई और धीरे धीरे उसका शरीर हवा में से बेड की तरफ वापस आ रहा था और वह लड़की फिर से बेड पर लेटी हुई थी। वह सुनहरी रोशनी फिर से उस लड़की के पास आ गई और उस सुनहरी रोशनी में से फिर से एक हाथ बाहर आया और उस हाथ ने बेड पर लेटी हुई लड़की के गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर अपना हाथ फेरा। उसके वहां पर हाथ फेरते ही वहां से एक सफ़ेद रोशनी निकलने लगी। दरअसल उस लड़की के गार्डन के पीछे वाले हिस्से पर एक टैटू बना हुआ था जिसमें से अब सफ़ेद रोशनी निकलने लगी थी। ऐसा होते ही बेड पर लेटी हुई लड़की के शरीर में अचानक से हलचल होने लगी और बेड पर लेटी हुई लड़की ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और वह जोर से चिखिया आया है। उस लड़की का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में से ढेर सारे आंसू बह रहे थे। वह बहुत ही बुरी तरीके से हाफ रही थी, लेकिन काली रात के इस अंधेरे में भी उसकी खूबसूरती आसानी से देखी जा सकती थी। उस लड़की ने अपने आप को जगह जगह पर छूने लगी। अपने आप को बिल्कुल ठीक पाकर वह लड़की खुद से बोली, यह मैं बिल्कुल ठीक कैसे हो सकती हूँ? जहाँ तक मुझे याद है मैं तो फ्लाइट में थी और जब मैं पैराशूट लेकर नीचे कूदने वाली थी तब पूरी फ्लाइट ब्लास्ट हो चुकी थी। तो फिर मैं अभी जिंदा कैसे हूँ? क्या मेरे लोगों ने मुझे बचा लिया था? हाँ, शायद इस वजह से ही मैं यहाँ पर अस्पताल के बेड पर हूँ। और N20 ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शनाया थी, जिसकी आत्मा कहानी के विलेन के किरदार में थी। शनाया धीरे धीरे उठी और वह दीवार के सहारे चलकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर बाद शनाया वॉशरूम के वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी। वह अपने हैंड वॉश कर रही थी और फिर उसने अपना चेहरा धोया। तभी अचानक से बाहर एक जोरदार बिजली कड़की, उस बिजली कड़कने की आवाज़ और उस बिजली की रोशनी बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक उसी वक्त शनाया ने अपना चेहरा आईने में देखा। शनाया अपना चेहरा देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई। शनाया आईने में देखकर अपना चेहरा छूने लगी। शनाया आईने में देखते हुए घबराते हुए खुद से बोली, ये कौन है? ये किसका चेहरा है? यह मेरा चेहरा तो नहीं है। तो फिर यह सब कुछ? इतना बोलकर शनाया पैनिक करने लगी। तभी अचानक से एक बार फिर से बिजली कड़कने की आवाज़ आई और इस बार उसे आईने में अपनी ही शक्ल वाली, जो बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती है, वैसी लड़की आईने में देखने को मिली। उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसके सर से खून निकल रहा था, उसके पेट पर चाकू से मारने के निशान थे और उसके पैरों के बीच में से खून निकल रहा था। लड़की के हाथ में एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था
और इस भयानक नज़ारे को देखकर सनाया फिर से चीख उठी। शनाया ये सब कुछ देखकर डरते हुए बोली, कौन हो तुम? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम्हारा और मेरा चेहरा एक जैसा कैसे है? ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। शनाया की बात सुनकर उसके सामने खड़ी लड़की ने एक चुटकी बजाई, जिससे अंधेरे में डूबे हुए वॉशरूम के अंदर रोशनी जलने लगी, और वह लड़की जो खून से लथपथ थी वह भी अब अपने नॉर्मल अवतार में आ चुकी थी। शनाया उस लड़की को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह दोनों हूबहू एक दूसरे की कार्बन कॉपी लग रहे थे। वह लड़की शनाया की तरफ देखकर बोली, शनाया शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। सुनो, मेरा नाम आरोही है और तुम्हारी आत्मा इस वक्त मेरे शरीर के अंदर है। तुम अपनी असली दुनिया में नहीं बल्कि तुम जो नोवेल पढ़ रही थी उसकी दुनिया में हो। शनाया, तुम्हें इस दुनिया में लाने वाली मैं हूँ। शनाया, मैं तुम्हें खुद के लिए न्याय पाने के लिए चुना है। तुम जब फ्लाइट में थी तब तुमने वह कहानी पढ़ी होगी। तुम बताओ इसमें मेरी क्या गलती थी? जब मैं पैदा हुई तब नर्स ने बच्चे बदल दिए और वह लोग मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आए। इसमें मेरी क्या गलती? अपना पूरा परिवार होने के बावजूद भी मुझे 15 साल अनाथों की तरह जिंदगी जीनी पड़ी। इसमें मेरी क्या गलती? जब मेरे दादाजी मुझे अपने घर पर ले आए, मैं उनकी असली बेटी थी, लेकिन फिर भी वह लोग मुझे उनके घर की बेटी की तरह ट्रीट नहीं करते थे। इसमें मेरी क्या गलती? शनाया, मैंने तुम्हारे अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन देखे हैं। मुझे पता है तुम ही वह लड़की हो जो मुझे इंसाफ दिला सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नया जीवन तुम्हें खुद के शरीर में दिया है। मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम मुझे मेरा हक और न्याय जरूर दिलाओगी। शनाया ने जब आरोही की बातें सुनी और जब उसने कहानी को याद किया तो उसे आरोही के लिए बहुत बुरा लगने लगा। आरोही की बात सुनकर उसके खुद की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। शनाया ने आरोही की तरफ देखकर कहा, आरोही तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का हक जरूर दिलाऊंगी। शनाया बिरला कभी भी किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखती। तुमने मुझे अपने शरीर में जगह देकर एक नया जीवन दान दिया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जिन लोगों ने तुम्हें मारा और जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, मैं उन सभी को खून के आंसू रुलाऊंगी। मैं उनमें से किसी पर भी रहम नहीं दिखाऊंगी। मैं उन सभी को रास्ते पर ले आऊंगी। मैं उन सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगी। यह मेरा वादा है। उद्धरण चिन्ह। शनाया की बात सुनकर आरोही मुस्कुराने लगी। आरोही शनाया की तरफ देखकर बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शनाया। मैं जानती हूँ तुम मुझे न्याय जरूर दिलाओगी, लेकिन शनाया ये लड़ाई जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं है, खासकर तुम्हारे लिए। जब तुम अपने परिवार को देखोगी तब उन्हें सजा देना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और जिस लड़ाई को लड़ने तुम जा रही हो वह नॉर्मल लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए तुम्हें शक्तियों की जरूरत होगी। उन शक्तियों की मदद से, अपनी सूझबूझ से और अपनी सच्चाई और अच्छाई से ही तुम ये लड़ाई जीत सकती हो। उद्धरण चिन्ह। शनाया आरोही की तरफ देखकर बोली, लड़ाई? जादुई शक्तियाँ? कैसी शक्तियाँ? उद्धरण चिन्ह। आरोही शनाया की तरफ देखकर बोली, हाँ शक्तियाँ, लेकिन यह आम शक्तियाँ नहीं है। ये काली ताकत से बनी काली शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इतना जान लो, जिस दुनिया में तुम खड़ी हो उस दुनिया में रहने के लिए तुम्हें शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ शनाया, एक बात याद रखना, ये काली शक्तियाँ जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल जब तुम्हें जरूरत पड़े तभी करना। और सबसे बड़ी बात, इन शक्तियों का इस्तेमाल तुम लोगों की भलाई के लिए करना। ये काली शक्तियाँ जरूर है, लेकिन इनका गलत उपयोग कभी मत करना। तुम हमेशा अपनी सच्चाई और अच्छाई से इन शक्तियों का उपयोग करना। मैं आज अपनी सारी शक्तियाँ और सारी विद्या तुम्हें देती हूँ। इतना बोलकर आरोही ने शनाया का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़ते हुए आरोही की आंखें पूरी तरीके से काली हो गई थी। धीरे धीरे करके आरोही की सारी शक्तियां अब शनाया के अंदर ट्रांसफर हो रही थी, और अब आरोही तो पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन शनाया का पूरा शरीर और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मृत्यु की देवी हो। वह उस वक्त उतनी ही ज्यादा भयानक लग रही थी। कुछ देर बाद धीरे धीरे करके शनाया भी नॉर्मल हो चुकी थी। शनाया ने आरोही की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे अपनी शक्तियां तो दे दी, लेकिन मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करूंगी? उद्धरण चिन्ह। आरोही मुस्कुराकर बोली, शनाया शक्तियों की मालिक तुम हो। तुम्हें सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी शक्तियों पर अपना कंट्रोल पाना है। उसके बाद ये सारी शक्तियां तुम्हारे शरीर के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगी। फिर तुम जब चाहे इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो।
मैं तुम्हें ये बात फिर से कहती हूँ, इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए और अपनी इस लड़ाई में रहने के लिए करना। जिस दिन तुमने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, समझ लेना उस दिन से तुम्हारा विनाश होना शुरू हो गया। शनाया आरोही को तरफ देखकर बोली, आरोही मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ भी दिलाऊंगी और कभी भी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। आरोही ने शनाया की तरफ देखकर कहा, तो फिर अब ठीक है। शनाया अपना ख्याल रखना, कभी भी दिल से नहीं बल्कि अपने दिमाग से हर एक फैसला लेना। किसी को भी देखकर कमजोर मत पड़ना। मेरी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और अब मेरा काम यही तक था, मेरा जाने का समय हो गया है शनाया, अब मैं चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर धीरे धीरे आरोही का शरीर एक सुनहरी रोशनी में बदलने लगा और वह रोशनी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी, जहां शनाया अपने आंसू भरी आंखों से आरोही को देख रही थी। वही आरोही मुस्कुराते हुए शनाया को देख रही थी। आरोही शनाया की तरफ देखकर अपने मन में बोली, शनाया आज नहीं तो कल तुम्हें इस दुनिया में आना ही था, क्योंकि यही तुम्हारी नियति है, यही तुम्हारी तकदीर है। तुम्हें अपनी अच्छाई, सच्चाई और कुर्बानियों का फल लेने के लिए इस दुनिया में आना ही था। तुम एक रक्षक हो शनाया, और तुम्हारा इस दुनिया में आना तय ही था। इतना सोचकर आरोही ने शनाया के गर्दन के पीछे की तरफ देखा, जहां पर एक निशान बना हुआ था, जो सफेद रंग की रोशनी से बहुत ही तेज तरीके से चमक रहा था। शनाया का ध्यान उस पर था ही नहीं, उसका तो सारा ध्यान सिर्फ आरोही पर था। थोड़ी देर बाद आरोही पूरी तरीके से सुनहरी रोशनी बनकर आसमान में एक तारा बन चुकी थी। वही शनाया फिर से आईने की तरफ मुड़ी। शनाया ने खुद को आईने की तरफ देखकर कहा, अब वक्त आ गया है तुम सभी की बर्बादी का। तुम सभी लोगों ने एक मासूम सी लड़की को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम सभी का खून के आंसू रोने का वक्त आ गया है। तुम सभी लोगों ने अपने ही हाथों से अपने घर की बेटी को मारा था ना। अब मैं तुम सबको बताऊंगी कि जिंदा रहकर मौत का इंतजार करना क्या होता है। मैं तुम सब की ऐसी हालत कर दूंगी, तुम सब लोग हर रोज भगवान से मौत की दुआ मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। चलो तैयार हो जाओ कल के दिन एक नई आरोही से मिलने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर शनाया एक डेविल स्माइल करने लगी। उसकी मुस्कान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, और जब वह मुस्कुरा रही थी तब उसकी आंखें काले रंग से चमक रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। शाम के 7 बजे इस वक्त एक मैंशन बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। वह एक रॉयल मैंशन की तरह दिख रहा था। वह पूरा मैंशन गोल्डन और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन से बना हुआ था, जिस पर अभी कलरफुल लाइट्स लगी हुई थी। उस मैंशन की खूबसूरती इस वक्त स्वर्ग के महल जैसी थी। उस मैंशन को देखकर ही लग रहा था कि शायद इस मैंशन में कोई पार्टी होने वाली है। वही वह मैंशन अंदर से भी बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। हर जगह फ्लावर्स, वाइट पर्दे और लाइट्स की डेकोरेशन थी, और मैंशन के ठीक सामने की दीवार पर हैप्पी बर्थडे अलीशा लिखा हुआ था, जिस पर लाइट्स लगी हुई थी, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उस मैंशन के अंदर बहुत ही सारे मेहमान थे। सभी लोगों ने सिर्फ नेवी ब्लू रंग के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि वह पार्टी का ड्रेस कोड था। वही 2 लोग मैंशन के अंदर रहकर सारे गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। वही 3 लोग मैंशन के एंट्रेंस के पास खड़े होकर लोगों का वेलकम कर रहे थे। चलिए जानते हैं आखिरी लोग हैं कौन। जो 2 लोग मैंशन के अंदर गेस्ट को अटेंड कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि आरोही के पेरेंट्स थे। मोक्ष रावत, इनकी उम्र फिलहाल 60 वर्ष है। यह अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी सॉरी गोद ली हुई बेटी अलीशा से करते हैं, और सबसे ज़्यादा नफरत अपनी सगी बेटी आरोही से करते हैं। कोष्टक। विद्या रावत, इनकी उम्र अभी 55 साल है। ये भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। जितना प्यार हुआ अपने सभी बच्चों से करती है, उतनी ही नफरत की आरोही से करती है। कोष्टक। और छोड़ 3 लोग एंट्रेंस पर खड़े थे, वह तीनों आरोही के सगे भाई है। सार्थक रावत, इनकी उम्र अभी 26 साल है। ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट पसंद है। ये ज़्यादातर शांत ही रहते हैं। यह अपनी बहन अलीशा की हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपनी बहन आरोही पर ध्यान ही नहीं दिया। इनको आरोही बिल्कुल भी नहीं पसंद। कोष्टक। सम्राट रावत, इनकी उम्र अभी 24 साल है। ये बेहद शांत रहने वाले इंसान हैं। इन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। इन्हें आरोही से प्यार नहीं है, लेकिन यह आरोही से नफरत भी नहीं करते, और न ही कभी यह उस परेशान करते हैं। कोष्टक। समर्थ रावत, इनकी उम्र अभी 22 साल है। यह एक फ्लर्टी किस्म के इंसान है। इन्हें लड़कियों से फ्लर्ट करना बहुत पसंद है।
इन्हें अपनी छोटी बहन आरोही फूटी आंख भी नहीं भाती, या फिर क्यों कहे कि इन्हें सबसे ज्यादा नफरत आरोही से ही है। कोष्टक, इन तीनों को ऐसा लगता है कि आरोही उनके परिवार के लायक ही नहीं है। वह बचपन से एक अनाथ आश्रम में पहली बड़ी लड़की है, जिसमें मैनर्स और संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। आरोही को तो ढंग से कपड़े पहनाना भी नहीं आता, उसे हमेशा अलीशा के फटे पुराने कपड़े ही मिलते हैं। वह एक बिल्कुल अनपढ़ और गंवार लड़की है। हालांकि यह बात सच भी है, आरोही ने पिछली 20 साल की जिंदगी में एक बार भी स्कूल या कॉलेज का चेहरा नहीं देखा। आरोही को ढंग से सॉरी और थैंक यू तो बोलना भी नहीं आता। वह हमेशा उनके घर में एक नौकर की तरह पली बड़ी है, जिस वजह से रावत परिवार में से किसी को भी आरोही उनके स्टैंडर्ड की नहीं लगती। वही रावत परिवार में सिर्फ एक ही शख्स था जिसे आरोही से बेहद लगाव और प्यार था। वह कोई और नहीं बल्कि आरोही के दादाजी थे, जिन्होंने उसे अनाथ आश्रम से अपने मेंशन में जगा दी और उसे ढेर सारा प्यार दिया। चलिए अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। समर्थ इस वक्त स्टेज पर खड़ा था और उसके हाथों में माइक था। पार्टी में जितने भी लोग थे सब लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ थी। समर्थ अनाउंसमेंट करता हुआ बोला, हेलो दोस्तों, जिस घड़ी का आप सबको बेहद इंतजार था वह घड़ी अब आ चुकी है। हमारी प्रिंसेस अलीशा रावत आ चुकी है। सो वेलकम अ पार्टीज जश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट गर्ल मिस अलीशा रावत। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही समर्थ ने अपना हाथ मेंशन के एंट्रेंस गेट की तरफ दिखा दिया। वहां पर एक बेहद ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जिसने नेवी ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों के ऊपर तक ही आती थी। पैरों में हाई हील्स, चेहरे पर 2 किलो मेकअप थोपा हुआ था। उसने अपने बाल को बड़े ही स्टाइल से कली किया हुआ था। उसने अपने सर पर एक क्राउन पहना हुआ था। पार्टी में जितने भी लोग थे सब लोग सिर्फ और सिर्फ अलीशा की खूबसूरती को ही देख रहे थे। हालांकि अलीशा की खूबसूरती प्लास्टिक के बने हुए फूलों जैसी थी, लेकिन फिर भी अलीशा खूबसूरत तो थी, लेकिन हमारी हीरोइन आरोही जैसी नहीं। अलीशा वही लड़की है जो हॉस्पिटल में आरोही से बदल दी गई थी, और अब वह आरोही की जगह खुद रावत परिवार की प्रिंसेस बनकर बैठी हुई है। विद्या जी समर्थ के कान में बोली, समर्थ ये क्या हुआ? तुम्हें पता है ना, जब अलीशा गेट के अंदर आने वाली थी तब उसके ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश होने वाली थी, लेकिन ये क्या हुआ? अलीशा के ऊपर तो गुलाब के फूलों की बारिश हुई ही नहीं। जाकर देखो तुम, क्या प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। विद्या जी की बात सुनकर समर्थ तुरंत दूसरी तरफ चला गया। वही अलीशा सबके सामने अपने कमर पर हाथ रखकर बड़े ही स्टाइल से चलती हुई अपनी फैमिली के पास आकर खड़ी हो गई। विद्या जी अलीशा को देखकर मुस्कुराए और उसकी नज़र उतार दी, और अलीशा के कान के पीछे एक काला टीका लगा दिया। समर्थ वापस आकर अपनी माँ के कान में बोला, माँ वह नेट खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, और इस टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लोग अलीशा के ऊपर फूलों की बारिश नहीं कर पाए। उद्धरण चिन्ह। विद्या की बोली, ठीक है चलो जाने दो, कोई बात नहीं, हमारी अलीशा हमारे पास है ना। देखो आज अपने बर्थडे वाले दिन वो कितनी खुश है। तुम एक काम करो, जाकर अलीशा का बर्थडे केक लेकर आओ, केक को कटिंग करेगी, उसके बाद हम सब लोग मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए डांस करेंगे। उद्धरण चिन्ह। विद्या जी की बात सुनकर समर्थ अलीशा का बर्थडे केक लेने के लिए एक वेटर को भेज दिया, और वह भी अपने फैमिली के साथ खड़ा होकर अलीशा को बर्थडे विश करने लगा। वही इन सब के बीच एक इंसान की आंखें बहुत ही ज्यादा उदास थी, और यह कोई और नहीं बल्कि आरोही के दादाजी थे, जो आज आरोही के बर्थडे वाले दिन उसे बहुत मिस कर रहे थे। लेकिन आरोही के दूसरे परिवार वालों को आरोही के बर्थडे का कुछ पता ही नहीं था। वह तो सिर्फ अपनी बेटी अलीशा का बर्थडे मनाने के लिए ही एक्साइटेड थे। ये देखकर आरोही के दादाजी की आंखें उदासी से भरी हुई थी। वेटर अलीशा के बर्थडे केक को उसके सामने रखकर चला गया। अलीशा के एक हाथ में नाइफ था और उसके आसपास उसकी सारी फैमिली खड़ी हुई थी। अलीशा मुस्कुराते हुए उन सभी को देख रही थी। अभी अलीशा अपना केक कट कर पाती उससे पहले ही उस हॉल की सारी लाइट चली गई, और अचानक से एक प्रोजेक्टर पर वीडियो प्ले होने लगा। पार्टी में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और गेस्ट आए हुए थे, पूरा रावत परिवार उस वीडियो को देख रहा था। उस वीडियो में अलीशा और आरोही दोनों एक साथ खड़ी हुई थी। आरोही के हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे, जो जाहिर सी बात है अलीशा के ही थे। इस वक्त वह दोनों रोड पर ही खड़ी हुई थी। वही रोड पर अचानक से एक गाड़ी फुल स्पीड से आ रही थी। जब अलीशा ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अलीशा धीरे धीरे करके आरोही के पीछे जाने लगी। जब वह गाड़ी बहुत पास आ चुकी थी तब अलीशा ने आरोही को पीछे से धक्का दे दिया।
जिस वजह से आरोही रोड पर जाकर गिर गई और उसे फुल स्पीड से गाड़ी आ रही थी, उसे आरोही का एक्सीडेंट हो गया। इस वीडियो में अलीशा ने जो भी हरकतें की वह साफ साफ नजर आ रही थी। अलीशा का धीरे धीरे पीछे जाना, अलीशा का फुल स्पीड में आई हुई गाड़ी को देखना, अलीशा के चेहरे पर डेविल स्माइल आना, अलीशा का आरोही को धक्का देना, ये सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। ये वीडियो खत्म हो चुकी थी कि तभी वहां पर दूसरी वीडियो ऑन हो गई, जो एक अस्पताल की वीडियो थी। चीज में एक औरत एक बच्चे को दूसरे बच्चे से बदल रही थी। उस औरत का चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने जो हरकतें की वह साफ साफ देखी जा सकती थी। और उसके तुरंत बाद वह वीडियो प्ले हुआ जहां पर आरोही के दादाजी को सच पता चला था। इस वीडियो में ये साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि अलीशा उनकी असली बेटी नहीं है और आरोही उनकी असली बेटी है। आज अलीशा का असली चेहरा और उसकी असली आइडेंटिटी सारे बिजनेसमैन और रावत परिवार के सामने आ चुकी थी। अलीशा ने जब भी नजर देखा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ चुकी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और डर साफ देखा जा सकता था। उसके हाथ पांव फूलने लगे थे। अलीशा ने गुस्से से कहा, बस अब बहुत हुआ, बंद करो ये सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अलीशा उस प्रोजेक्टर के पास गई और उस प्रोजेक्टर को अपने हाथों में लेकर नीचे जमीन पर पटक दिया, जिससे उस प्रोजेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और अब तक उस हॉल की सारी लाइट भी वापस आ चुकी थी। वही अब उस पार्टी हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था। सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। वही अलीशा की आंखों में डर, गुस्सा, हैरानी, नफरत सब देखा जा सकता था। तभी उस समझने को चीरते हुए एक प्यारी सी मधुर सी आवाज सुनाई दी, मिस अलीशा, आखिर कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज गिफ्ट? उद्धरण चिन्ह। तारे का जागरूक होना। हॉल में खड़े सभी लोग जिस तरफ से वह इतनी मीठी आवाज आई थी उस तरफ मुड़कर देखा। उन सब के सामने एंट्रेंस के डोर के पास अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी। किसी को भी उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज और उसके स्टाइल से यह पता लगाया जा सकता था कि वह लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत होगी। तभी वह लड़की धीरे धीरे चलकर आगे आई और उसके ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश होने लगी। जब उस लड़की ने अपने ऊपर गुलाब की बारिश होता हुआ देखा तो उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई थी। ये वही गुलाब की बारिश थी जो हर रावत फैमिली ने अलीशा के लिए की थी, लेकिन अफसोस उस बेचारी को इसका मौका ही नहीं मिला। वह लड़की सिंपल तरीके से लेकिन बड़े ही एलिगेंट तरीके से धीरे धीरे चलकर हॉल में आगे आ गई। हाल में खड़े सभी लोग उस लड़की की खूबसूरती को निहारने लगे, क्योंकि वह लड़की वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की ने नेवी ब्लू कलर का एक लॉन्ग वन पीस पहना हुआ था। वह वन पीस फुल स्लीव था। उस नेवी ब्लू कलर के वन पीस में रोजेस बने हुए थे, जिस पर डायमंड लगे हुए थे। उस लड़की ने डायमंड के छोटे छोटे इयररिंग्स और एक सिंपल सा डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, वह उसकी नेचुरल ब्यूटी थी। उस लड़की का कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसका सर ही दिखाई दे रहा था। उस लड़की की क्रिस्टल जैसी आइज चमक रही थी और उसके घुटने तक लंबे बाल, जिन्हें उस लड़की ने क्लिप लगाकर खुला छोड़ा हुआ था, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। कुल मिलाकर वह लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद आरोही ही थी। आरोही अपनी क्रिस्टल जैसी आंखों से सभी तरफ देख रही थी। अलीशा तो आरोही के सामने फीकी लग रही थी। जहां अलीशा जमीन पर पड़ी धूल तो वही आरोही आसमान में चमकता सितारा थी। वही जब आरोही के परिवार के सभी लोगों ने जब उसका यह नया रूप देखा तो वह सब लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि कहाँ वह लड़की नौकरानी और कहाँ आज ये लड़की प्रिंसेस की तरह थी। वही जब अलीशा ने आरोही का ऐसा रूप देखा तो उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। उसका बस चलता तो वह अभी के अभी इसी पार्टी में अपने पूरे परिवार के बीच आरोही को जान से मार डालती, लेकिन सभी लोगों के सामने होने से उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वही आरोही पूरे रावत परिवार को देख रही थी। तभी उसकी नज़र 3 लोगों पर आकर अटक गई और उन लोगों को देखकर आरोही की आंखें नम हो गई थी। वह 3 लोग कोई और नहीं बल्कि आरोही के दादाजी और उसके मम्मी पापा थे। आरोही उन तीनों को देखकर खुद के मन में बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे मम्मी पापा और दादाजी की डेथ तो तभी हो गई थी जब मैं 13 साल की थी। उन तीनों की तो एक कार एक्सीडेंट में ही मौत हो चुकी थी, तो फिर वह लोग इस दुनिया में जिंदा कैसे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। अभी आरोही, मेरा मतलब है शनाया, ये बात सोच ही रही थी कि तभी उसे असली आरोही की कुछ बातें याद आने लगी जो आरोही ने उसे कही थी। याद रखना शनाया, ये लड़ाई जितनी तुम सोच रही हो इतनी आसान नहीं है।
अपनी किसी भी सिचुएशन में अपने दिल से ज़्यादा दिमाग की सोचना। ये लड़ाई तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल होने वाली है, इसलिए अपना हर एक कदम सोच समझ कर उठना। उद्धरण चिन्ह। शनाया ने ये सारी बातें याद करते हुए खुद के मन में सोचा, इसका मतलब वह असली आरोही मुझे इस लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स का चेहरा भी बिल्कुल मेरे पेरेंट्स के चेहरे से मिलता है। आरोही सच कह रही थी, मुझे लड़ाई अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से लड़नी होगी। मैं इस वक्त असली दुनिया में नहीं बल्कि कहानी की दुनिया में हूँ। ये लोग मेरे असली पेरेंट्स नहीं है बल्कि मेरे असली पेरेंट्स की मौत तो बहुत साल पहले ही हो चुकी है। तुम फिक्र मत करो आरोही, मैंने तुमसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ूंगी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी और मैं अपना यह वादा पूरा करके रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना सोचकर शनाया की आंखों में जो नमी थी वह अब गायब हो चुकी थी, और अब उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत देखी जा सकता थी। उसने पूरे रावत परिवार को अपनी नफरत की नज़र से देखा, क्योंकि उन्हीं लोगों ने अपने ही हाथों से अपनी घर की मासूम सी बेटी को मार डाला था। विद्या जी बड़े ही गुस्से से बोली, ए लड़की, यह क्या हरकत है? और तुम अब तक कहाँ थी? मुझे सुबह के 7 बजे ही अस्पताल वालों का फ़ोन आ गया था कि उन लोगों ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है। तो फिर पिछले 12 घंटे से तुम कहाँ थी? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अपनी इस खूबसूरती के जाल में किसी आदमी को। अभी विद्या जी इतना बोल ही रही थी कि तभी उनके सर पर एक वाइन का गिलास आकर लगा, जिस वजह से पूरे हॉल के बीच उनकी दर्द भरी चीख गूंज उठी। वह गिलास बहुत ही छोटा और पतला सा था, जिस वजह से विद्या जी के सर पर एक कठी लगा था, लेकिन उस चोट की जगह पर एक छोटा सा कांच चुभ गया था जो उन्हें बहुत दर्द दे रहा था। आरोही ने बेहद शांत और ठंडी आवाज में विद्या जी से कहा, माइंड योर लैंग्वेज मिसेस रावत। आप शायद ये बात भूल रही है कि आप अपनी ही बेटी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है। आइंदा से मेरे कैरेक्टर पर आपने उंगली तो क्या पैर का एक छोटा सा नाखून भी उठाया ना तो अभी अभी आपने जो देखा ना वह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। कभी फुर्सत में मिलिए मुझसे, आपको पूरी की पूरी पिक्चर दिखाऊंगी। और हाँ एक बात और, जब बात मेरे कैरेक्टर पर होती है ना तो मैं ये बिल्कुल नहीं दिखती कि सामने खड़ा इंसान कौन है, चाहे फिर वह मेरी सो कॉल्ड माँ ही क्यों ना हो। समझी आप? उद्धरण चिन्ह। अभी आरोही इतना बोल ही रही थी कि तभी हॉल में जितने भी लोग खड़े थे उन सबको एक आवाज सुनाई दी। सभी लोगों ने मुड़कर उस तरफ देखा जहां से पुलिस अंदर आ रही थी। पुलिस आकर अलीशा के सामने खड़ी हो गई और उनमें से एक लेडी इंस्पेक्टर बोली, मिस अलीशा, यू आर अंडर अरेस्ट। उद्धरण चिन्ह। मोक्ष जी पुलिस को देखकर बोले, इंस्पेक्टर यह आप क्या बोल रही है? आप किस गुनाह में मेरी बेटी को अरेस्ट कर रही है? अब बोलिए मत, अलीशा मोक्ष रावत की बेटी है। उद्धरण चिन्ह। वह लेडीज इंस्पेक्टर शांत तरीके से बोली, देखिए मिस्टर रावत, हमारे पास मिस अलीशा के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। मिस अलीशा को अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अरेस्ट किया जाता है। ये रिपोर्ट किसी लड़की ने लिखाई है और उसके पास सारे सबूत भी है। आई एम सॉरी टू से दैट बट मुझे मिस अलीशा रावत को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। सार्थक ने उस लेडी इंस्पेक्टर से पूछा, किसी लड़की ने हमारी बहन के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई है? उद्धरण चिन्ह। सार्थक के सवाल पर वह लेडी इंस्पेक्टर कुछ बोल पाती उससे पहले ही उन सबको आरोही की आवाज सुनाई दी, आपकी बहन के खिलाफ रिपोर्ट मैंने लिखाई है। सार्थक गुस्से से आरोही से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बहन के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाने की? जल्द से जल्द अलीशा से माफी मांगो और यह रिपोर्ट्स वापस लो। उद्धरण चिन्ह। सार्थक की बात सुनकर आरोही हंसते हुए बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर सार्थक रावत, क्या आप पागल है? पहली बात तो यह है कि यह रिपोर्ट मैं खुद लिखाई है, और दूसरी बात, गलती जब मेरी है ही नहीं तो फिर मैं माफ़ी क्यों मांगूं? सारी की सारी गलती आपकी बहन की है। अगर अपनी बहन को बचाने का इतना ही शौक है ना तो अपनी बहन से कह दो कि दूसरों की जिंदगी से खेला ना करे, वरना एक दिन जेल जाने की तो दूर की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बहन को हरिद्वार लोटे में लेकर विसर्जित करने जा रहे हो, समझे आप? उद्धरण चिन्ह। फिर आरोही लेडी इंस्पेक्टर से बोली, इंस्पेक्टर आप ले जाए इस लड़की को यहाँ से। आप रहेगी तो मैं कोर्ट में गवाही भी दे दूंगी और मेरे पास पूरे सबूत भी है। इस लड़की अलीशा ने जानबूझकर रोड पर मरने के लिए धक्का दे दिया था, जिस वजह से मैं पिछले 1 हफ्ते में अस्पताल में रही। उद्धरण चिन्ह। आरोही की ऐसी बातें सुनकर पूरा रावत परिवार हैरान था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले आरोही की जबान खुलने की तो दूर की बात है, वह तो उन सबसे कभी आंख उठाकर बात भी नहीं करती थी। लेकिन यह वाली आरोही, इसने तो आते ही अलीशा को जेल में पहुंचा दिया और अपनी मां पर अटैक भी कर दिया। आरोही का यह नया और भयानक रूप देखकर सब लोग हैरान और परेशान थे।
और सबसे ज्यादा हैरान परेशान सिर्फ अलीशा ही दिख रही थी। आरोही को देखकर आज उसे बहुत अजीब लग रहा था। आरोही को देखकर आज उसका पूरा शरीर काम कर रहा था। उस लेडी इंस्पेक्टर ने अलीशा को हथकड़ी पहनाए और उसे ले जाने लगी। जब रावत परिवार ने यह नज़ारा देखा वह सब लोग दौड़कर अलीशा के पीछे पीछे जाने लगे। अलीशा उन सबको देखकर रोते हुए बोली, मम्मी पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे उस जेल में नहीं जाना, प्लीज आप लोग कुछ कीजिए, रोकिए इन्हें। उद्धरण चिन्ह। अलीशा ये सब कुछ बोल रही थी। रावत परिवार भी अलीशा को इंस्पेक्टर से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वह छुड़ा नहीं पाए। वही उस मेंशन में जितने भी बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग थे वह सब लोग अपने सामने का तमाशा देख रहे थे लेकिन उनमें से कोई कुछ भी नहीं बोला। आरोही उन सभी को देखकर बोली, तो भाई मेहमानों तमाशा खत्म हो चुका, अब आप सभी लोग अपने घर विदाई ले सकते हैं, दरवाजा आप सभी लोगों के ठीक सामने है। उद्धरण चिन्ह। सभी लोगों को आरोही की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन उनमें से कोई कुछ भी नहीं बोला और वह सभी लोग चुपचाप रावत मेंशन से चले गए। मोक्ष जी बड़े ही गुस्से में मेंशन के अंदर आए और आरोही के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगे, क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? अब जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो हमारी जिंदगी का सत्यानाश हो चुका है। पहले तुम इस घर में आए मेरी बेटी का हक छीनने की कोशिश की और अब जब वह तुमसे नहीं हुआ इसलिए तुम उसे जेल भेजने की कोशिश कर रही हो। चलो अलीशा से तो तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में पाला, जिसे तुम्हें जन्म दिया, तुमने उसका भी लिहाज नहीं किया। कैसे सभी लोगों के सामने अपनी माँ पर गिलास फेंक दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हारी जैसी लड़कियों को, तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो डूबकर मर जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मोक्ष जी गुस्से में बिना रुके हुए आरोही को बोले जा रहे थे। उन्होंने एक बार भी आरोही की हरकत पर ध्यान नहीं दिया था। वही आरोही की क्रिस्टल आंखें अब बेहद सर्द हो चुकी थी। वह मोक्ष जी की बातें सुनते हुए बड़े ही अजीब तरीके से अपने गर्दन पर हाथ फेर रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें काली होती जा रही थी लेकिन मोक्ष ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। वह बस नॉनस्टॉप चिल्लाए जा रहे थे। मोक्ष जी गुस्से से बोले, तुम्हारे जैसे लोग ना लातों के भूत होते हैं बातों के नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर मोक्ष जी ने थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि उससे पहले ही आरोही ने उनका हाथ बीच में बड़ी जोर से पकड़ लिया। आरोही अपनी गुस्से भरी आंखों से सीधा मोक्ष जी की आंखों में देखने लगी। आरोही ने जब मोक्ष जी की आंखों में देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि जब आरोही ने मोक्ष जी की आंखों में देखा तब अचानक मोक्ष जी की आंखों का रंग बदलकर लाल हो चुका था। ये देखकर आरोही ने अचानक से मोक्ष जी का हाथ छत से छोड़ दिया और वह बाकी परिवार के आंखों में भी देखने लगी। जब जब आरोही उन सब की आंखों में देखी उन सभी की आंखों का रंग बदलकर लाल हो जाता। आरोही ने खुद को शांत किया और उन सब की तरफ देखकर बोली, मुझे आप में से किसी भी इंसान का कोई भी फालतू सवाल का जवाब देने का शौक नहीं है। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और फिलहाल मैं थकी हुई हूँ इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ, बाय। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आरोही वहां से चली गई और सब लोग उसे देखते रह गए। वही मुंबई शहर से दूर किसी गांव के अंदर इस वक्त एक गांव में बहुत बड़ा घर था। उस घर की छत पर 66 साल का एक बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ था जो ऊपर आसमान में देख रहा था। तभी अचानक से उसे आसमान में कुछ हलचल हुई सी महसूस की और वह गौर से आसमान को देखने लगा। उस बुढ़े आदमी के देखते ही देखते आसमान में एक सुनहरे रंग का तारा चमकने लगा। ये देखते ही वह आदमी बेहद खुश हो गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसुओं की बारिश होने लगी। वह आदमी आसमान को देखकर बोला, सुनहरा तारा जागृत हो चुका है। इसका मतलब यह है कि वह इस दुनिया में आ चुकी है। जो कहानी 25 साल पहले अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए वह वापस आ चुकी है। सुनहरा तारा जागृत हो चुका है, यह इस बात का सबूत है कि वह वापस आ चुकी है। बस अब तो नियति से यही प्रार्थना है कि वह उन दोनों को जल्द से जल्द मिलवा दे। उद्धरण चिन्ह। वही मुंबई शहर से दूर किसी गांव के अंदर इस वक्त एक गांव में बहुत बड़ा घर था। उस घर की छत पर 66 साल का एक बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ था जो ऊपर आसमान में देख रहा था। तभी अचानक से उसे आसमान में कुछ हलचल हुई सी महसूस की और वह गौर से आसमान को देखने लगा। उस बुढ़े आदमी के देखते ही देखते आसमान में एक सुनहरे रंग का तारा चमकने लगा। ये देखते ही वह आदमी बेहद खुश हो गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसुओं की बारिश होने लगी। वह आदमी आसमान को देखकर बोला, सुनहरा तारा जागृत हो चुका है। इसका मतलब यह है कि वह इस दुनिया में आ चुकी है।
जो कहानी 25 साल पहले अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए वह वापस आ चुकी है। सुनहरा तारा जागृत हो चुका है, यह इस बात का सबूत है कि वह वापस आ चुकी है। बस अब तो नियति से यही प्रार्थना है कि वह उन दोनों को जल्द से जल्द मिलवा दे। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। जो बुढ़ा आदमी आसमान की तरफ देख रहा था उसका नाम ध्रुव शाह था। वह अपने आंखों में खुशी के आंसू लाकर आसमान की तरफ देख रहा था। ध्रुव जी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। ध्रुव जी जल्दी से अपनी छत से उतरकर अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल कर दिया। ध्रुव जी फोन पर बात करते हुए सामने वाले इंसान से बोले, तुम सभी लोग जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ, मुझे तुम सभी लोगों से एक बहुत जरूरी बातें करनी है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर ध्रुव जी ने अपना फोन रख दिया और उनके होठों पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। वह मुस्कान उनके चेहरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव जी के घर के हॉल में इस वक्त 6 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 3 औरतें थीं और 3 आदमी। चलिए जानते हैं आखिर ये लोग हैं कौन। ध्रुव शाह, इनकी उम्र 66 साल है। इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। यह एक शांत स्वभाव के इंसान हैं और उनके बहुत ही गहरे राज है जो आप सभी लोगों को आगे कहानी में पता चलेगा। श्रुति शाह, इनकी उम्र अभी 60 साल है। ये ध्रुव शाह की पत्नी है। ये बहुत ही चीधी हुई महिला है लेकिन इनका दिल बहुत साफ है। धवल शाह, इनकी उम्र अभी 66 साल है। ये ध्रुव शाह के छोटे भाई हैं। ये बिल्कुल मासूम इंसान है जिसे लोग भगवान का इंसान कहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। माही शाह, इनकी उम्र 65 साल है। ये धवल जी की पत्नी है। ये थोड़ी शरारती इंसान है और दिल की बहुत साफ है। विवेक सिंह, इनकी उम्र 66 साल है। ये ध्रुव जी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन हालात कुछ इस तरीके से बने कि वो दोनों आगे चलकर दुश्मन बन गए। अब इनकी दुश्मनी कैसे शुरू हुई ये तो आपको थोड़ी देर में पता चलता है। तारा सिंह, इनकी उम्र 66 साल है। यह विवेक जी की पत्नी है। ये शांत स्वभाव की महिला है। इनको ध्रुव जी से या फिर उनके परिवार वालों से कोई दुश्मनी नहीं है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ध्रुव जी इस वक्त सबके सामने बैठे हुए थे। ध्रुव जी सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोले, सुनहरा तारा जागृत हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हम पिछले 25 साल से जिसका इंतजार कर रहे हैं वह वापस आ गई हैं। आज हमारा इंतजार खत्म हो चुका है। अब सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उद्धरण। जब सब लोगों ने ध्रुव जी की बात सुनी तो सभी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। लेकिन जब श्रुति जी ने ध्रुव जी की बात सुनी तो उनके हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया। सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। श्रुति जी के एक्सप्रेशन चाहिए पता लगाया जा सकता था कि वह इस बात से ज्यादा खुश नहीं हुई थी। ताराजी ने श्रुति जी से पूछा, श्रुति क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? उद्धरण चिन्ह। श्रुति जी हिचकिचाते हुए जवाब देते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही विवेक जी ने ध्रुव जी की बात सुनी तो वह वहां से उठकर दूसरी तरफ चले गए। सभी लोगों ने उनकी आंखों में दर्द और आंसू साफ देखे थे। ध्रुव जी भी विवेक जी के पीछे पीछे चले गए। तारा जी भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगी। तभी धवल जी ने उन्हें रोक दिया और वह बोले, रहने दो तारा, आज इन दोनों को अकेला छोड़ दो। 25 साल से दोनों एक दूसरे की दोस्ती के लिए तड़प रहे हैं, आज सब कुछ ठीक हो जाने दो। उद्धरण चिन्ह। तारा जी ने जब धवल जी की बात सुनी तो वह भी शांति से वही उन सब के साथ बैठ गई। दूसरी तरफ विवेक जी इस वक्त छत पर खड़े थे। वह इस वक्त आसमान में देख रहे थे और उनकी आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भीगी हुई थी। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। विवेक जी ने पलट कर देखा तो वहां पर ध्रुव की खड़े हुए थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। विवेक जी ने ध्रुव जी का हाथ झटक दिया और उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और वह वहां से जाने लगे। विवेक जी वहां से जाते उससे पहले ही ध्रुव जी ने उनकी कलाई पकड़ ली। ध्रुव जी विवेक जी के सामने आते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोले, प्लीज मेरे भाई, आखिर कब तक तुम मुझे यूं ही नाराज रहने वाले हो? मानता हूं जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी और यकीन मानो जो कुछ भी मैंने किया मुझे उसका बहुत पछतावा भी है। उस वक्त उस लड़ाई में सिर्फ तुमने ही उसे नहीं खोया था, मैंने भी उसे खो दिया था। वह मेरी जिंदगी थी, मेरी मोहब्बत थी, बेइंतहा प्यार करता था मैं उससे। लेकिन ये बात भी सच थी कि वह काली शक्तियों से बनी हुई थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब सच्चाई की शक्तियां उस पर पड़ी तभी उसकी मौत हो गई थी। विवेक जी उससे बोले, तू चाहता तो 25 साल पहले मेरी बहन को बचा सकता, क्यों नहीं बचा है तूने उसे?
ध्रुव जी विवेक जी से बोले, मैं हमारी दोस्ती की कसम खाता हूँ विवेक, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। प्लीज मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इतना बोलकर ध्रुव जी विवेक जी के गले लग गए। दोनों दोस्त आज 25 साल बाद एक दूसरे के गले मिले थे। वह दोनों आज बहुत इमोशनल हो गए थे। थोड़ी देर बाद विवेक जी ध्रुव जी से अलग हुए। विवेक जी ध्रुव जी की तरफ देखते हुए बोले, बता कहाँ है वह सुनहरा तारा? और सच में वह वापस आ गई है तो फिर हम सब लोग उसे कैसे पहचान सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। विवेक जी की बातों को सुनकर ध्रुव जी ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो पूर्व दिशा में जो तारा सुनहरे रंग का है और जो बाकी तारों से सबसे अलग है, वह तारा इस बात का प्रमाण है कि वह वापस आ चुकी है। और रही बात उसे पहचानने की, तो उसके गले पर वही निशान होगा जो उसे उसके जन्म से मिला हुआ है। वह निशान ही हमें हमारी रक्षक के पास पहुंचाएगा। विवेक जी ध्रुव जी की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन इस बार तो उसे कोई खतरा नहीं होगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि जो उसके साथ पिछली बार हुआ वही उसके साथ अभी भी हो। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव जी बोले, नहीं, इस बार हमारी रक्षक के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें दिव्य पुरुष की भविष्यवाणी याद है? उन्होंने कहा था कि हमारी रक्षक की रक्षा करने के लिए खुद उनका अंश इस धरती पर आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है अगर वह इस दुनिया में आ गई है तो उससे प्यार करने वाला, उसे पूरी दुनिया से बचाने वाला भी इस दुनिया में आ गया है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव जी और विवेक जी एक दूसरे से बातें करते हुए यूं ही आसमान की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ मुंबई में रात के 1 बजे इस वक्त आरोही अपनी ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी और वह अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश कर रही थी। आरोही को ध्यान में बैठे हुए 4 घंटे हो चुके थे। आरोही अभी भी ध्यान में बैठी हुई थी। तभी आरोही के आंखों के सामने कुछ नज़ारे दिखने लगे। ये वही नज़ारा था जब आरोही ने अपने पूरे परिवार की आंखें लाल देखी थी। आरोही अपने मन में फिर से उस समय में चली गई थी जब उसने अपने परिवार की आंखें लाल देखी थी। मोक्ष जी, विद्या जी, सार्थक, सम्राट और समर्थ, उन सभी के कर के ऊपर एक काला धुआं उड़ रहा था जो उन सभी को कंट्रोल कर रहा था। वह सब लोग उस काले धुएं के वश में थे जिस वजह से उन सभी की आंखें लाल हो चुकी थी। यह नज़ारा देखते ही आरोही ने झट से अपनी आंखें खोली और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आरोही जल्दी से उठकर अपने बेड पर बैठ गई। उसने कुछ देर तक खुद को शांत किया। अपने आप को शांत करने के बाद आरोही खुद से बोली, वह सब कुछ क्या था? जो काला धुआं मैंने उन सभी के सर पर उड़ते हुए देखा है, वह सिर्फ काला धुआं नहीं था बल्कि वह सब अतृप्त आत्माएं हैं। उन काली आत्माओं ने पूरे परिवार को अपने वश में किया हुआ है। अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। ये पूरा परिवार आत्माओं के वश में होने की वजह से आरोही के साथ बुरा कर रहे हैं। इन आत्माओं के वश में होने की वजह से ही इन सभी लोगों ने आरोही को जान से मार डाला था। मुझे सबसे पहले इन सबको आत्माओं के वश से मुक्त करना होगा और यह काम मुझे एक एक करके करना होगा, तभी मैं अपने काम में सफल होगी। इतना बोलकर आरोही अपने बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर दी। रावत परिवार को किन आत्माओं ने वश में किया था? आखिर सुनहरे तारे का क्या राज है? ध्रुव जी और विवेक जी किस बारे में बात कर रहे थे? वही मुंबई शहर से दूर किसी गांव के अंदर इस वक्त एक गांव में बहुत बड़ा घर था। उस घर की छत पर 66 साल का एक बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ था जो ऊपर आसमान में देख रहा था। तभी अचानक से उसे आसमान में कुछ हलचल हुई सी महसूस की और वह गौर से आसमान को देखने लगा। उस बुढ़े आदमी के देखते ही देखते आसमान में एक सुनहरे रंग का तारा चमकने लगा। ये देखते ही वह आदमी बेहद खुश हो गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसुओं की बारिश होने लगी। वह आदमी आसमान को देखकर बोला, सुनहरा तारा जागृत हो चुका है। इसका मतलब यह है कि वह इस दुनिया में आ चुकी है। जो कहानी 25 साल पहले अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए वह वापस आ चुकी है। सुनहरा तारा जागृत हो चुका है, यह इस बात का सबूत है कि वह वापस आ चुकी है। बस अब तो नियति से यही प्रार्थना है कि वह उन दोनों को जल्द से जल्द मिलवा दे। उद्धरण चिन्ह। अब आगे जो बुढ़ा आदमी आसमान की तरफ देख रहा था उसका नाम ध्रुव शाह था। वह अपने आंखों में खुशी के आंसू लाकर आसमान की तरफ देख रहा था। ध्रुव जी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। ध्रुव जी जल्दी से अपनी छत से उतरकर अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल कर दिया। ध्रुव जी फ़ोन पर बात करते हुए सामने वाले इंसान से बोले, तुम सभी लोग जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ, मुझे तुम सभी लोगों से एक बहुत ज़रूरी बातें करनी है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर ध्रुव जी ने अपना फ़ोन रख दिया और उनके होठों पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी।
वह मुस्कान उनके चेहरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव जी के घर के हॉल में इस वक्त 6 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 3 औरतें थीं और 3 आदमी। चलिए जानते हैं आखिर ये लोग हैं कौन। ध्रुव शाह, इनकी उम्र 66 साल है। इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। यह एक शांत स्वभाव के इंसान हैं और उनके बहुत ही गहरे राज है, जो आप सभी लोगों को आगे कहानी में पता चलेगा। श्रुति शाह, इनकी उम्र अभी 60 साल है। ये ध्रुव शाह की पत्नी है। ये बहुत ही चीधी हुई महिला है, लेकिन इनका दिल बहुत साफ है। धवल शाह, इनकी उम्र अभी 66 साल है। ये ध्रुव शाह के छोटे भाई हैं। ये बिल्कुल मासूम इंसान है, जिसे लोग भगवान का इंसान कहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। माही शाह, इनकी उम्र 65 साल है। ये धवल जी की पत्नी है। ये थोड़ी शरारती इंसान है और दिल की बहुत साफ है। विवेक सिंह, इनकी उम्र 66 साल है। ये ध्रुव जी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हालात कुछ इस तरीके से बने कि वो दोनों आगे चलकर दुश्मन बन गए। अब इनकी दुश्मनी कैसे शुरू हुई ये तो आपको थोड़ी देर में पता चलता है। तारा सिंह, इनकी उम्र 66 साल है। यह विवेक जी की पत्नी है। ये शांत स्वभाव की महिला है। इनको ध्रुव जी से या फिर उनके परिवार वालों से कोई दुश्मनी नहीं है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ध्रुव जी इस वक्त सबके सामने बैठे हुए थे। ध्रुव जी सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोले, सुनहरा तारा जागृत हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हम पिछले 25 साल से जिसका इंतजार कर रहे हैं वह वापस आ गई हैं। आज हमारा इंतजार खत्म हो चुका है। अब सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उद्धरण। जब सब लोगों ने ध्रुव जी की बात सुनी तो सभी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। लेकिन जब श्रुति जी ने ध्रुव जी की बात सुनी तो उनके हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया। सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। श्रुति जी के एक्सप्रेशन चाहिए पता लगाया जा सकता था कि वह इस बात से ज्यादा खुश नहीं हुई थी। ताराजी ने श्रुति जी से पूछा, श्रुति क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? उद्धरण चिन्ह। श्रुति जी हिचकिचाते हुए जवाब देते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही विवेक जी ने ध्रुव जी की बात सुनी तो वह वहां से उठकर दूसरी तरफ चले गए। सभी लोगों ने उनकी आंखों में दर्द और आंसू साफ देखे थे। ध्रुव जी भी विवेक जी के पीछे पीछे चले गए। तारा जी भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगी। तभी धवल जी ने उन्हें रोक दिया और वह बोले, रहने दो तारा, आज इन दोनों को अकेला छोड़ दो। 25 साल से दोनों एक दूसरे की दोस्ती के लिए तड़प रहे हैं, आज सब कुछ ठीक हो जाने दो। उद्धरण चिन्ह। तारा जी ने जब धवल जी की बात सुनी तो वह भी शांति से वही उन सब के साथ बैठ गई। दूसरी तरफ विवेक जी इस वक्त छत पर खड़े थे। वह इस वक्त आसमान में देख रहे थे और उनकी आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भीगी हुई थी। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। विवेक जी ने पलट कर देखा तो वहां पर ध्रुव की खड़े हुए थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। विवेक जी ने ध्रुव जी का हाथ झटक दिया और उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और वह वहां से जाने लगे। विवेक जी वहां से जाते उससे पहले ही ध्रुव जी ने उनकी कलाई पकड़ ली। ध्रुव जी विवेक जी के सामने आते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोले, प्लीज मेरे भाई, आखिर कब तक तुम मुझे यूं ही नाराज रहने वाले हो? मानता हूं जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी और यकीन मानो जो कुछ भी मैंने किया मुझे उसका बहुत पछतावा भी है। उस वक्त उस लड़ाई में सिर्फ तुमने ही उसे नहीं खोया था, मैंने भी उसे खो दिया था। वह मेरी जिंदगी थी, मेरी मोहब्बत थी, बेइंतहा प्यार करता था मैं उससे। लेकिन ये बात भी सच थी कि वह काली शक्तियों से बनी हुई थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब सच्चाई की शक्तियां उस पर पड़ी तभी उसकी मौत हो गई थी। विवेक जी उससे बोले, तू चाहता तो 25 साल पहले मेरी बहन को बचा सकता, क्यों नहीं बचा है तूने उसे? ध्रुव जी विवेक जी से बोले, मैं हमारी दोस्ती की कसम खाता हूँ विवेक, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। प्लीज मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इतना बोलकर ध्रुव जी विवेक जी के गले लग गए। दोनों दोस्त आज 25 साल बाद एक दूसरे के गले मिले थे। वह दोनों आज बहुत इमोशनल हो गए थे। थोड़ी देर बाद विवेक जी ध्रुव जी से अलग हुए। विवेक जी ध्रुव जी की तरफ देखते हुए बोले, बता कहाँ है वह सुनहरा तारा? और सच में वह वापस आ गई है तो फिर हम सब लोग उसे कैसे पहचान सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। विवेक जी की बातों को सुनकर ध्रुव जी ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो पूर्व दिशा में जो तारा सुनहरे रंग का है और जो बाकी तारों से सबसे अलग है, वह तारा इस बात का प्रमाण है कि वह वापस आ चुकी है।
और रही बात उसे पहचानने की, तो उसके गले पर वही निशान होगा जो उसे उसके जन्म से मिला हुआ है। वह निशान ही हमें हमारी रक्षक के पास पहुंचाएगा। विवेक जी ध्रुव जी की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन इस बार तो उसे कोई खतरा नहीं होगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि जो उसके साथ पिछली बार हुआ वही उसके साथ अभी भी हो। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव जी बोले, नहीं, इस बार हमारी रक्षक के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें दिव्य पुरुष की भविष्यवाणी याद है? उन्होंने कहा था कि हमारी रक्षक की रक्षा करने के लिए खुद उनका अंश इस धरती पर आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है, अगर वह इस दुनिया में आ गई है तो उससे प्यार करने वाला, उसे पूरी दुनिया से बचाने वाला भी इस दुनिया में आ गया है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव जी और विवेक जी एक दूसरे से बातें करते हुए यूं ही आसमान की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ मुंबई में रात के 1 बजे इस वक्त आरोही अपनी ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी और वह अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश कर रही थी। आरोही को ध्यान में बैठे हुए 4 घंटे हो चुके थे। आरोही अभी भी ध्यान में बैठी हुई थी। तभी आरोही के आंखों के सामने कुछ नज़ारे दिखने लगे। ये वही नज़ारा था जब आरोही ने अपने पूरे परिवार की आंखें लाल देखी थी। आरोही अपने मन में फिर से उस समय में चली गई थी जब उसने अपने परिवार की आंखें लाल देखी थी। मोक्ष जी, विद्या जी, सार्थक, सम्राट और समर्थ, उन सभी के कर के ऊपर एक काला धुआं उड़ रहा था जो उन सभी को कंट्रोल कर रहा था। वह सब लोग उस काले धुएं के वश में थे, जिस वजह से उन सभी की आंखें लाल हो चुकी थी। यह नज़ारा देखते ही आरोही ने झट से अपनी आंखें खोली और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आरोही जल्दी से उठकर अपने बेड पर बैठ गई। उसने कुछ देर तक खुद को शांत किया। अपने आप को शांत करने के बाद आरोही खुद से बोली, वह सब कुछ क्या था? जो काला धुआं मैंने उन सभी के सर पर उड़ते हुए देखा है, वह सिर्फ काला धुआं नहीं था, बल्कि वह सब अतृप्त आत्माएं हैं। उन काली आत्माओं ने पूरे परिवार को अपने वश में किया हुआ है। अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। ये पूरा परिवार आत्माओं के वश में होने की वजह से आरोही के साथ बुरा कर रहे हैं। इन आत्माओं के वश में होने की वजह से ही इन सभी लोगों ने आरोही को जान से मार डाला था। मुझे सबसे पहले इन सबको आत्माओं के वश से मुक्त करना होगा और यह काम मुझे एक एक करके करना होगा, तभी मैं अपने काम में सफल होगी। इतना बोलकर आरोही अपने बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर दी। रावत परिवार को किन आत्माओं ने वश में किया था? आखिर सुनहरे तारे का क्या राज है? ध्रुव जी और विवेक जी किस बारे में बात कर रहे थे? अगली सुबह आरोही जल्दी से तैयार हो गई थी और आज वह पूरे मेंशन को देखने वाली थी। आरोही अपनी आंखें बंद करके दीवारों पर हाथ लगाती। जैसे ही वह दीवारों पर हाथ लगती, दीवारों से काली रोशनियां निकलने लगती। आरोही खुद से बोली, काली आत्माओं का वश सिर्फ यहाँ के लोगों पर ही नहीं बल्कि इस पूरे मेंशन में है, और यह काली शक्तियाँ इस मेंशन के किसी कोने से ही आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि इस मेंशन में ऐसा कौन सा कमरा होगा जहाँ से यह सारी काली शक्तियों का निर्माण होता होगा? मुझे इस मेंशन के सारे कमरे देखते होंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आरोही आगे बढ़ने लगी। इस वक्त सुबह के सिर्फ 5 बजे हुए थे, इसलिए सब लोग अभी सो रहे थे, जिस वजह से आरोही को अपना काम करने में बहुत आसानी हो रही थी। आरोही आगे बढ़ रही थी कि तभी उसकी नज़र अलीशा के कमरे की तरफ गई। आरोही को अलीशा के कमरे की तरफ देखकर कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वह अलीशा के कमरे के अंदर चली गई। आरोही ने अलीशा के कमरे की हर दीवार पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर दी और वह कुछ मंत्र पढ़ने लगी, जिस वजह से उसे पूरे कमरे से काला धुआं निकलने लगा था। ये देखकर आरोही खुद से बोली, ये कैसे हो सकता है? काली रोशनी निकालना, इसका मतलब ये कि यह मेंशन काली आत्माओं के वश में है। लेकिन इसके कमरे से तो काला धुआं निकल रहा है। क्या इसके कमरे में कुछ ऐसा है जिसने इस मेंशन के लोगों को वश में किया हुआ है? लेकिन जब मैंने कहानी पढ़ी थी तब अलीशा काला जादू करती थी, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था। तो फिर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इस अलीशा के कमरे में कैसे है? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आरोही अलीशा के कमरे के हर हिस्से को देखने लगी, लेकिन जो वह चाहती थी उसे वह कहीं पर भी नहीं मिला। सब कुछ अच्छी तरीके से देखने के बाद आरोही अलीशा के कमरे से निकलने लगी, लेकिन अभी भी आरोही के दिमाग में शक का कीड़ा बैठा हुआ था। आरोही अलीशा के कमरे से बाहर निकलने वाली थी कि तभी उसकी नज़र अलीशा की अलमारी की तरफ चली गई। आरोही को अलीशा की अलमारी को देखकर कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए आरोही अलीशा की अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आरोही ने अलीशा की अलमारी खोली और वह उस अलमारी की तलाशी लेने लगी। आरोही ने अलीशा की पूरी अलमारी की तलाशी ले ली थी,
लेकिन फिर भी आरोही को कुछ भी नहीं मिला। आरोही खुद से बोली, क्या यार शनाया, तुझे तो ना शक करने की गंदी आदत हो चुकी है। मैंने इसके पूरे कमरे की तलाशी ले ली, अलमारी की तलाशी ले ली, सब कुछ सही ही तो है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में कुछ खटक रहा है। मेरा दिमाग ऐसा कह रहा है कि इस कमरे में कुछ तो है जो आंखों से देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। लेकिन इस कमरे में ऐसा है क्या? उद्धरण चिन्ह। आरोही इतना बोलकर वापस जाने को हुई और उसने अलीशा के अलमारी के दरवाजे को जोर से बंद किया। दरवाजा बंद करने की वजह से अलीशा के अलमारी के अंदर से कुछ आवाज आने लगी। यह आवाज सुनकर आरोही पीछे पलटी और उसने फिर से अलमारी के दरवाजे को खोला, लेकिन इस बार भी आरोही को कुछ देखने को नहीं मिला। इसलिए अब आरोही ने उस अलमारी की सारी चीजों को बाहर निकाल दिया और उसने अलमारी के अंदर नोक किया। नोक करने की वजह से फिर से अलमारी के अंदर से कुछ आवाज आने लगी। यह आवाज सुनकर आरोही खुद से बोली, यह अलमारी तो मैं पूरी की पूरी खाली कर डाली, तो फिर यह आवाज कहाँ से आ रही है? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आरोही ने फिर से 2 से 3 बार अलमारी के अंदर खटखटाया। अब आरोही का शक थोड़ा थोड़ा यकीन में बदलने लगा था। तभी आरोही की नज़र अलमारी में लगे बोल्ट पर गई। अलमारी के अंदर ऊपर के साइड 6 छोटे छोटे बोल्ट लगे हुए थे। आरोही ने अपने सर से एक पिन निकाली और उन बोल्ट को खोलने की कोशिश करने लगी। आधे घंटे तक मेहनत करने के बाद आरोही ने वह सारे बोल्ट खोल दिए थे। बोल्ट के खोल देने के बाद आरोही ने अलमारी के अंदर धक्का दिया, जिस वजह से अलमारी का ऊपर का जो पिछला भाग था वह निकल गया। जब अलमारी का पिछला पार्ट निकल गया उसके बाद जो आरोही ने देखा वह देखकर आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। यहाँ से दूसरा पार्ट आता है। पुलिस स्टेशन के अंदर इस वक्त एक औरत छुपके छुपाते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर जा रही थी। उसने एक साड़ी पहनी हुई थी और उसने अपने शरीर के ऊपर एक लंबी सोल डाली हुई थी, जिस वजह से कोई भी उस औरत का चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी ब्राउन आंखें साफ साफ देखी जा सकती थी। वह औरत एक पुलिस कांस्टेबल के पास गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जब तक मैं यहाँ रहूं तब तक कोई भी इस जेल के अंदर नहीं आना चाहिए। इस बात का ख्याल तुम रखोगे? उद्धरण चिन्ह। उसे औरत की बात सुनकर वह पुलिस कांस्टेबल बोला, जब तक आप यहाँ रहेगी तब तक कोई भी जेल के अंदर नहीं आना चाहिए, इस बात का ख्याल मुझे रखना है। उद्धरण चिन्ह। जब वह कांस्टेबल बोल रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सेंस में नहीं है, जैसे किसी ने उस पर काला जादू कर दिया है। लेकिन हकीकत भी यही थी। उस औरत ने उस कांस्टेबल की आंखों में देखकर उसे सम्मोहित कर लिया था, जिस वजह से वह औरत जो भी बोल रही थी वह कांस्टेबल वही कर रहा था। इतना कहने के बाद वह औरत जेल के अंदर चली गई, जहां पर अलीशा बैठी हुई थी। उस औरत को देखकर अलीशा तुरंत खड़ी हो गई और उस औरत के पास जाकर उसे गले लगा लिया। अलीशा उस औरत से बोली, मुझे पता था आप यहाँ पर मुझसे मिलने जरूर आएगी। आपको पता है पिछले 2 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले जब मैं सोई थी तब तारीख 27 नवंबर 2027 था, लेकिन जब दूसरे दिन सुबह उठी तो तारीख 15 नवंबर 2024 था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 3 साल पीछे कैसे आ गई। 27 नवंबर को ही मैंने आरोही को जान से मार डाला था, लेकिन दूसरे दिन सुबह में उठी तब मेरा बर्थडे था और मैं 3 साल पीछे आ गई। वह सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन आरोही वह तो पूरी तरीके से बदल गई। वह अजीब अजीब सा बिहेव करने लगी। कल तक जो लड़की मेरे सामने बोलने से भी डरती थी, आज उस लड़की ने मुझे सबके सामने पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवा डाला। आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे बताए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। वह औरत अलीशा को शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ अलीशा, मैं सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। जिस दिन हम सब ने मिलकर आरोही को जान से मार डाला था, उस वक्त रात को आसमान में कुछ हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लेन क्रैश होकर जमीन पर गिरा हो। उस वक्त मैंने इस बात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन आज मुझे वह सारी कड़ियाँ जुड़ती हुई नजर आ रही है। अलीशा बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाहती है? और यह आरोही फिर से जिंदा कैसे हो गई? उद्धरण चिन्ह। वह औरत बोली, तुमसे किसने कहा कि आरोही फिर से जिंदा हो गई है? आरोही तो तभी मर चुकी थी जब हम सब ने मिलकर उसे मार डाला था, और अभी जो लड़की हमारे सामने खड़ी है वह आरोही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अलीशा बोली, आप क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी आप कहती है क्या आरोही जिंदा है, हमारे सामने खड़ी है, कभी आप कहती है कि आरोही मर चुकी है,
ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है, प्लीज मुझे साफ साफ बताए। उद्धरण चिन्ह। वह औरत अलीशा को एक नज़र देखने के बाद बोली, 2 दिन पहले जब आरोही को हम सब ने मार डाला था, उसके बाद रात को किसी ने कालचक्र में बदलाव किया है। कालचक्र में बदलाव होने की वजह से हम सभी लोग 3 साल पीछे आ चुके हैं। लेकिन हाँ, एक बात भी सच है, कालचक्र में पीछे आने के बावजूद भी जो इंसान 3 साल पहले मर चुका था वह अभी भी मरा हुआ ही है। उद्धरण चिन्ह। मेरा मतलब यह है कि हम सब लोग जरूर 3 साल पीछे आ चुके हैं, लेकिन आरोही की मौत हो चुकी है। अलीशा जो हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी वह बोली, आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने पूरी के पूरे कालचक्र को ही घुमा डाला? और अगर आरोही की मौत हो चुकी है तो फिर जो लड़की हमारे साथ रह रही है वह लड़की कौन है? उद्धरण चिन्ह। वह औरत बोली, कालचक्र में बदलाव करने का काम कालदूत का है, और इस धरती पर अगर कोई कालदूत है तो वह है ध्रुव का भाई धवल। सिर्फ धवल ही एक इंसान है जो कालचक्र में बदलाव कर सकता है। और रही बात कि आरोही की मौत हो चुकी है तो फिर जो लड़की हमारे सामने खड़ी है वह कौन है? तो सुनो, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद अनन्या है। उद्धरण चिन्ह। अलीशा बोली, अनन्या? यह अनन्या कौन है? पुलिस स्टेशन के अंदर अलीशा उस औरत की तरफ देखकर बोली, अन्या ये कौन है? वह औरत बोली, अन्या वह लड़की है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। जो लड़की आरोही के रूप में तुम्हारे घर में है वह काली शक्तियों की प्रेताक्ष रानी है। उद्धरण चिन्ह। अलीशा बोली, काली शक्तियों की रानी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप साफ साफ बताएंगे? उद्धरण चिन्ह। वह औरत कुछ पल रुककर बोली, कालचक्र में बदलाव हुआ इसलिए क्योंकि आरोही को जिंदा रहना था। तुम्हें ये लगता है कि हमने आरोही को इसलिए मारा क्योंकि आरोही उस घर की असली बेटी थी, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। हमने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसके शरीर में एक ऐसी आत्मा आने वाली थी जो हम सबका अस्तित्व बर्बाद करके रख सकती है। हमारा अस्तित्व बर्बाद होने से रोकने के लिए ही हमने आरोही को जान से मारा था। लेकिन कालचक्र में बदलाव होने की वजह से आरोही की आत्मा तो ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन आरोही का शरीर अभी भी यहीं पर था, और फिलहाल उसके शरीर में वह आत्मा है जो हम सबका अस्तित्व बर्बाद करने की ताकत रखती है। जैसे जैसे अलीशा उस औरत के मुंह से सारी बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसे अब डर लगने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आरोही को वह नॉर्मल आरोही समझ रही है वह सर में काली शक्तियों की रानी है। अलीशा उस औरत की तरफ देखकर बोली, अगर वह हमारे अस्तित्व पर खतरा है तो हमें उसका कुछ करना होगा। आप ही बताएं, अब ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हम हमारे अस्तित्व को बचा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वह औरत अलीशा की तरफ देखकर बोली, आरोही के शरीर में जिसकी आत्मा है उसे रोकने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम आरोही को जान से ही मार डालें, क्योंकि अभी तक आरोही को अपने पिछले जन्म के बारे में या फिर अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसका दूसरा रास्ता यह है कि आरोही काली शक्तियों से बनी हुई है, लेकिन आरोही का रक्षक जो उसका जीवन साथी बनने वाला है वह भगवान शिव का अंश मतलब सच्चाई की शक्तियों से बना हुआ इंसान है। हमें उसे आरोही के खिलाफ करना होगा। और तीसरा रास्ता, हमें आरोही की सबसे बड़ी दुश्मन को जागृत करना होगा। जिस दिन हम उसे जागृत कर देंगे उस दिन इस दुनिया की सारी शक्तियां हमारी हो जाएगी। अलीशा उस औरत की तरफ देखकर बोली, आपके बाकी के 2 रास्ते को करने में बहुत ही लंबा समय लगने वाला है। आरोही की दुश्मन कौन है और उसे जागृत करने में भी बहुत समय लगेगा, और आरोही का जीवन साथी कौन बनेगा ये बात जानने के लिए भी वक्त लगेगा। इससे अच्छा है कि क्यों ना हम सब मिलकर आरोही को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से फिर से एक बार खत्म कर दे। क्या कहती है आप? उद्धरण चिन्ह। वह औरत बोली, बिल्कुल सही कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हमें आरोही के शरीर में जो आत्मा है उसे आरोही के शरीर से निकालकर उस आत्मा को नष्ट करना होगा। उद्धरण चिन्ह। उस औरत की बात सुनकर अलीशा और वह औरत दोनों ही जोर जोर हंसने लगी, और यह हंसी आरोही के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, छोटा सा भूत। वहीं दूसरी तरफ आरोही इस वक्त अलमारी के अंदर के नज़ारे को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि अलमारी का पिछला पार्ट नीचे गिर चुका था और वहां से एक सुरंग दिख रही थी। वही जब आरोही अलमारी से बाहर आए और उसने अलमारी के पीछे देखा तो वहां पर कोई रास्ता नहीं था बल्कि सिर्फ दीवार ही थी। इसका मतलब यह था कि उस सुरंग का दरवाजा अलमारी के अंदर से था, अलमारी के पीछे से नहीं। आरोही धीरे धीरे उसे अलमारी के अंदर की तरफ जाने लगी। वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। आरोही जैसे जैसे अंदर जा रही थी उसे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। वह बदबू इतनी गंदी थी कि उसे आरोही को वॉमिट जैसा फील हो रहा था।
आरोही ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख दिए और वह आगे बढ़ने लगी। वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, इसलिए आरोही ने अपने फोन की टॉर्च ऑन कर दी। जैसे जैसे आरोही उस कमरे में आगे बढ़ती जा रही थी, उसकी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। उस कमरे में बहुत सारे जानवर और पक्षी मरे हुए थे। उनका खून हर जगह बिखरा हुआ था, जिस वजह से उस कमरे में इतनी बदबू आ रही थी। वही उनके खून से दीवारों पर एक अजीब सी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए थे, जिसे आरोही पढ़ नहीं पा रही थी। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे जमीन पर भी लिखे हुए थे, और वह भी लाल खून से। वही उस कमरे के एकदम बीचों बीच स्टार जैसा कुछ बना हुआ था। उसे प्रॉपर स्टार भी नहीं कह सकते, लेकिन वह दिखने में तारा जैसा ही था। ऐसे ही 5 स्टार उस कमरे के बीचों बीच बने हुए थे। उन सभी के बीच में एक एक खोपड़ी रखी हुई थी, और वही कुछ जगह ऊपर नींबू लाल कुमकुम और खून रखा हुआ था। वही उन सभी के ऊपर काली गुड़िया जैसा कुछ बना हुआ था, जो वहां पर लटक रहा था। उन सभी गैरों के ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे, और वह नाम थे मोक्ष, विद्या, समर्थ, सम्राट और सार्थक। इसे देखकर यह साफ साफ समझ आ रहा था कि यह सारी चीज किसी पर वशीकरण करने के लिए की गई है। कुछ ऐसा ही नजारा पूरे कमरे का था, जो इस कमरे को डरावना बना रहा था। आरोही जैसे जैसे ये सारी चीज देख रही थी, वैसे वैसे वह खुद को कमजोर है समझ रही थी। पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया, उसे अचानक से सर में दर्द होने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। कोई भी नॉर्मल इंसान इतना भयानक नजारा देखकर इससे भी बुरी तरीके से रिएक्ट करता। हालांकि आरोही के पास काली शक्तियां थी, लेकिन अभी तक उसने अपनी शक्तियों पर काबू नहीं पाया था, जिस वजह से वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में असमर्थ थी। आरोही बस कुछ भी करके वहां से भाग जाना चाहती थी, इसलिए आरोही जल्दी से वहां से निकली और सीढ़ियों की तरफ जाने ही वाली थी। किताबें उसका पर लड़खड़ा गया और वही जगह पर गिर गई, जिस वजह से आरोही के पूरे कपड़े पर जानवरों और पक्षियों का खून लग चुका था। आरोही ये देखकर थोड़ी हैरान रह गई। तभी आरोही के कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज आई, आरोही मेरे पास आओ, आरोही यहाँ मेरे पास आओ। यह आवाज सुनकर आरोही के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे, और आरोही की नज़र एक संदूक की तरफ चली गई थी, जहां से उसे आवाज सुनाई दे रही थी। आरोही बिना कुछ सोचे समझे धीरे धीरे करके उसे संदूक की तरफ बढ़ने लगी थी। आरोही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के वश में हो। वह यूं ही आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से आरोही के सर में दर्द हुआ और उसे एक और आवाज सुनाई दी, शनाया दूर चली जाओ वहां से, वह तुम्हारे लिए खतरा है। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज सुनने के बाद आरोही होश में आ गई थी। उसने अपनी डरी हुई नजरों से संदूक को देखा, और तभी उसकी नज़र संदूक के ऊपर रखी किताब की तरह चली गई। न जाने आरोही को क्या हुआ, उसने वह किताब उठा ली और वह बिना किसी देरी के जल्दी से उस रहस्यमय कैमरे से बाहर निकल गई। सुबह के 8 बजे आरोही इस वक्त अपने कमरे में सो रही थी, क्योंकि जब से वह उस रहस्यमय दरवाजे से बाहर निकली थी तब से उसका सर बहुत ही भारी भारी सा लग रहा था। वह बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और उसके साथ ही इतनी मेहनत करने के बाद वह थक चुकी थी, इसलिए वह भी सो रही थी। लेकिन सोते हुए भी आरोही बहुत बेचैन लग रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, क्योंकि सपने में आरोही के सामने कुछ धुंधले धुंधले से नज़ारे दिख रहे थे, लेकिन वह क्लियर नहीं दिख रहे थे। उसके सपने में इस वक्त एक साथ बहुत सारी आवाजें गूंज रही थी। ध्रुव मुझे पकड़ो, मैं यहाँ हूँ। ध्रुव मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अन्य अभी हमारा प्यार उस हद तक नहीं पहुँचा, इसलिए हम सिर्फ एक दोस्त बनकर ही रह सकते हैं। तभी दूसरी आवाज आई, हम सबको बर्बाद करने वाली तुम हो। तुम्हारी ही वजह से आज हम सब की ऐसी हालत हुई है। तुम्हारी ही वजह से आज मैंने अपने पापा को खो दिया। उद्धरण चिन्ह। अन्य देखो, जिसे तुम अपना मानती थी उन लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही बहुत सारी आवाजें आरोही के सपने में गूंज रही थी। तभी अचानक से आरोही अपने सपने में दूसरी जगह पर पहुंच गई, जहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बस एक अंधेरे कमरे में कैद थी। आरोही को अपने सपने के अंदर फिर से वही फुसफुसाहट भरी आवाज सुनाई दी जो उसे उस रहस्यमय कमरे में सुनाई दे रही थी। आरोही मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा शरीर मुझे दे दो, मुझे अपने शरीर में आने की इजाजत दो। आरोही मेरे पास आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। आरोही अपने सपने में बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। आरोही के सपने में वह आवाज बहुत ही देर से गूंज रही थी, फिर अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो गया। ये देखकर आरोही अपने सपने में ही यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से आरोही जिस कमरे में कैद थी, उसे कमरे में एक रोशनी आई।
तभी उस वक्त आरोही को अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस होने लगी। लेकिन जब आरोही पीछे पलटी तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर आरोही फिर से आगे की तरफ घूम गई और तभी उसके सामने अचानक से एक औरत का जला हुआ चेहरा सामने आ गया। ये देखकर आरोही बहुत ही जोर से चीखी। आहे! इस चीख के साथ वह अपनी नींद से जाग गई। आरोही बहुत ही बुरी तरीके से हाफ रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। कुछ वक्त बाद आरोही ने खुद को नॉर्मल किया और उसके पास में ही एक जग पड़ा हुआ था, उसमें से एक गिलास पानी पिया। फिर आरोही ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। आरोही खुद से बोली, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? और वह सपना कितना अजीब था। आज से पहले मुझे वैसे सपने कभी नहीं आए हैं। और उस सपने में सबसे भयानक उस औरत का जला हुआ चेहरा था। वह कैसे अचानक से मेरे सामने आ गई? सच में आज का दिन ही बहुत खराब है। पहले वह अजीब सा कमरा दिखा और अब यह अजीब सा सपना। क्या करूं मैं? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आरोही ने अपनी आंखें बंद कर दी। आरोही की आंखें बंद करने के बाद उसे अचानक से कुछ याद आया और वह अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और वह यहाँ वहाँ देखने लगी। आरोही ने एक ड्रॉवर खोला और उसने उसमें से वह किताब निकाली जो उसने उस रहस्यमय कमरे से लाई थी। आरोही ने जब वह किताब खोली तो उसके पहले पेज पर खून के छींटे लगे हुए थे। पहले तो ये देखकर आरोही डर गई, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और उसने फिर से किताब का दूसरा पन्ना पलटा। किताब के दूसरे पन्ने में एक निशान बना हुआ था। ये वही निशान था जो आरोही की पिछली साइड वाली गर्दन पर था। वह आरोही का बर्थ मार्क था, लेकिन इस बारे में आरोही को कुछ नहीं पता था। आरोही ने ऐसे ही किताब के 2-4 और पन्ने पलटे, लेकिन उस किताब के अंदर जो भाषा लिखी हुई थी वो उसे समझ में नहीं आ रही थी। नहीं आज से पहले उसने वह लैंग्वेज देखी थी और न ही आरोही आज से पहले ऐसी कोई किताब पढ़ी थी, जिस वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किताब के पन्ने पलटे हुए अब आरोही थोड़ी सी इरिटेट हो चुकी थी, इसलिए आरोही उस पूरी किताब के पन्ने को जल्दी जल्दी पलटने लगी। तभी किताब में से कुछ कागज के टुकड़े नीचे जमीन पर गिरे। आरोही ने ये देखकर उस किताब को वहीं पर बंद कर दिया और जमीन पर बैठकर उन टुकड़ों को देखने लगी। वह बहुत सारे टुकड़े थे। वह टोटल 40 टुकड़े थे जो उस बंद किताब के अंदर थे। आरोही उन सभी टुकड़ों को देखने लगी, लेकिन वह उन्हें एक साथ कैसे जोड़े वह उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह टुकड़े एक पजल की तरह थे और उन टुकड़ों पर संस्कृत भाषा लिखी हुई थी और आरोही को संस्कृत आती नहीं थी, जिस वजह से आरोही परेशान हो गई थी। आरोही ने उन सारे टुकड़ों को अपने हाथों से उठाकर देखा। आरोही यूं ही सारे टुकड़े उठाकर एक तरफ रख रही थी, तभी उसकी नज़र एक टुकड़े के पीछे वाले हिस्से पर चली गई, जहां पर किसी की आंखें बनी हुई थी। आरोही ये देखकर थोड़ी सी हैरान रह गई। ये देखकर आरोही ने बाकी के टुकड़ों के पीछे भी देखा। उन टुकड़ों के पीछे कुछ ना कुछ था, जैसे किसी के होंठ, आंखें, कान, नाक। ये देखकर आरोही उन सभी टुकड़ों को जोड़ने लगी। आरोही किसी के चेहरे के मुताबिक उन सभी टुकड़ों को जोड़ रही थी। 2 घंटे बाद आरोही ने उन सारे टुकड़ों को एक एक करके जोड़ लिया था और अब वह 40 टुकड़े एक बहुत बड़े पेपर का रूप ले चुके थे। उस कागज के ऊपर किसी औरत का चेहरा बना हुआ था। वह चेहरा आधा घूंघट से छुपा हुआ था और सिर्फ आधा ही चेहरा दिख रहा था। आरोही को पता नहीं क्यों उस चेहरे को देखकर बहुत बेचैनी हो रही थी। आरोही ने खुद से कहा, ये किसका चेहरा है और मुझे इस चेहरे को देखकर इतनी अजीब फीलिंग क्यों आ रही है? इसमें जो इस औरत की आंखें हैं वह बिल्कुल उस औरत की तरह है जो मेरे सपनों में आई थी। हाँ, ये बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती है, लेकिन मेरे सपने में तो उसका पूरा चेहरा जल चुका था और यहाँ पर भी इसका सिर्फ आधा ही चेहरा दिख रहा है। काश इस औरत का पूरा चेहरा होता तो शायद मैं कुछ पता लगा पाती। उद्धरण चिन्ह। आरोही अभी खुद में ये बोल ही रही थी कि तभी तेज हवा से उसकी खिड़की खुल गई, जिस वजह से उसने उन टुकड़ों को जोड़कर रखा था वह सारे यहाँ वहाँ चले गए। ये देखकर आरोही बोली, ओह नो, मेरे 2 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और उन टुकड़ों को समेटे 10 दूसरा दिन। इस वक्त आरोही आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी, क्योंकि कल रहस्यमयी कमरे के बारे में जानकर और वह किताब का रहस्य सुझाने में उसकी मेंटल एनर्जी बहुत खर्च हो गई थी, इसलिए अभी वह रेस्ट कर रही थी। आरोही अभी सो ही रही थी कि तभी किसी ने उसके चेहरे पर एक पूरी बाल्टी पानी उड़ेल दी। ये देखकर आरोही हड़बड़ा कर उठ गई। आरोही का पूरा शरीर भीग चुका था और इस वक्त वह ठंड से हल्की हल्की कांप रही थी।
तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़े इंसानों की तरफ चली गई। इस वक्त उसकी माँ अपने हाथों में पानी की बाल्टी लेकर खड़ी हुई थी और उनके आसपास उसके पापा और भाई खड़े थे। विद्या जी आरोही के पास आए और उन्होंने आरोही के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से आरोही की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। विद्या जी आरोही की तरफ देखकर बोली, देखो तो सही कैसे महारानी बनाकर घोड़े बेचकर ये लड़की सो रही है। इसकी वजह से हमारी राजकुमारी, हमारी गुड़िया अलीशा की जिंदगी बर्बाद हो गई है और यह यहाँ पर मजे से सो रही है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर विद्या जी फिर से आरोही को करने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी आरोही ने उनका हाथ बीच में पकड़ लिया और उनके हाथ को मरोड़ते हुए बोली, क्या बात है मैसेज रावत। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। कितनी जल्दी आप ये भूल गई कि अभी परसों ही मैं आपके सर पर कांच का गिलास फेंका था, जिसकी पट्टी अभी भी आपके सर पर बनी हुई है, लेकिन फिर भी आज फिर से आप अपना हाथ तोड़वाने के लिए मेरे पास आ गई। और अब जब आपको अपना हाथ तोड़ने का इतना शौक ही है तो फिर ठीक है, ये लीजिए, मैं जरा सा आपका हाथ तोड़ ही देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आरोही ने विद्या जी का हाथ थोड़ा जोर से मरोड़ दिया, जिस वजह से विद्या जी की चीख उस कमरे में गूंज गई। ये देखकर मोक्ष जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सबसे पहले विद्या जी का हाथ आरोही के हाथों से छुड़ाया और फिर मोक्ष जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तुम नीच लड़की, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना अपने ही माँ के ऊपर हाथ उठाते हुए। तुम्हारी वजह से पहले मेरी बेटी को जेल जाना पड़ा और आज तुम्हारी ही वजह से दूसरी बार मेरी बीवी को चोट लगी। मुझे ये कहते हुए बड़ी ही शर्म आती है कि तुम मेरा खून हो। तुमसे अच्छी तो हमारी बेटी अलीशा है, जिसे कभी भी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। काश तुम्हारे जगह वह हमारी बेटी बनकर पैदा होती या फिर तुम पैदा होते ही मर चुकी होती। उद्धरण चिन्ह। मोक्ष की बात को सुनकर आरोही कहीं खोते हुए बोली, हाँ तो आपने उसे जिंदा कहाँ रखा है, आपने खुद ही अपने हाथों से अपनी आरोही को मार दिया है। मेरा मतलब है कि अब मैं वह आरोही नहीं रही जो आप सब की बातें मानकर आपके इशारों पर चलूंगी। और दूसरी बात मिस्टर रावत, मैं खुद ही नहीं चाहती कि आप जैसे कमीने लोग मेरे माँ बाप बने। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर समर्थ गुस्से में बोला, आरोही तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई माँ पापा को इस तरीके से गाली देने की। तुम्हें अभी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए धक्के मारकर निकलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरोही बोली, ओ मिस्टर, मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार अपने मन में सोच जरूर लेना। तुमने यहाँ जैसे ही मुझे हाथ लगाया, दूसरी बार अपना हाथ उठाने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। और क्या कहा तुमने, इज्जत और गाली ऐसा शब्द। यू नो वॉट, मैं तुम्हारे जैसे आदमी पर थुकती हूँ जो अपनी ही सगी बहन का उसके बर्थडे वाले दिन सौदा करता हो। तुम्हारी जैसी बनने से अच्छा है कि मैं ऐसी ही बन कर रहूं। उद्धरण चिन्ह। आरोही उन सब की तरफ देखकर बोली, एक बात याद रखना, मैं वह आरोही नहीं हूं जिन पर तुम लोगों ने अत्याचार किया था। मैं आग हूं आग, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। तुम में से कोई भी इंसान मेरा कोई नहीं लगता। नहीं तुम मेरे बाप हो, नहीं तुम्हारी बीवी मेरी माँ, और तुम तीनों को अपना भाई मानने की तो दूर की बात, तुम तीनों में से किसी को भी मैं अपने पैर की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उद्धरण चिन्ह। इसलिए आइंदा से अपने इस झूठे रिश्ते की दुहाई लेकर मेरे पास मत आना। मैं तुम सबको उसे हद तक नीचा दिखाऊंगी कि तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। सम्राट बोला, तुम जानती हो आरोही, दादाजी जब तुम्हें इस घर में लेकर आए थे ना, तब हम में से किसी को भी तुम पसंद नहीं थी। लेकिन तब मैंने ये सोचा था कि तुम हमारे ही घर का खून हो, इसलिए तुम्हें रहने के लिए एक छत और पहनने के लिए कपड़े दे देते हैं। जब भाई और माँ पापा तुमसे बुरा बर्ताव करते थे ना, तब मुझे भी थोड़ा बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब तुम्हारा YouTube देखकर मुझे भरोसा हो गया है कि माँ पापा जो भी कहते थे तुम्हारे बारे में वह सब सच था। मैं ही गलत था जो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझ बैठा। उद्धरण चिन्ह। आरोही बोली, आप जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। इसमें जो भी गलती थी ना, वह मेरी ही गलती थी। मेरी ही गलती थी जो मैंने अपने भाइयों का प्यार पाने के लिए और हमेशा उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, हमेशा उनके लिए उनके मन पसंदीदा चीज बनाती रहती थी। एक दिन पापा ने मुझसे कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने उनसे सिर्फ एक छोटी सी चीज मांग ली थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके लिए पैसों का पेड़ उग गया और उन्होंने अपनी लाडली बेटी अलीशा को अनलिमिटेड पैसों वाला क्रेडिट कार्ड दे दिया। आप लोग मुझे बताएं कि इन सब में मेरी क्या गलती थी। जब ये सारी सिचुएशन हुई तब शायद मैं मुश्किल से 1 घंटे की या फिर 2 घंटे की ही होगी। तब किसी नर्स ने मुझे आपकी लाडली बेटी अलीशा से बदल दिया और मुझे ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ दिया।
इसमें भी मेरी ही गलती थी कि दादाजी ने मुझे ढूंढा और वह मुझे इस मेंशन में ले आए। वह भी मेरी गलती थी कि मैं हमेशा अपने परिवार का प्यार पाने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। आरोही की बात सुनकर भी रावत परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस शांति से उसकी बातें सुन रहे थे, जैसे वह किसी का फालतू का लेक्चर सुन रहे हो। मोक्ष जी बोले, ए लड़की, अपनी फालतू की बातें बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। उद्धरण चिन्ह। आरोही बोली, सही है ये भी, वैसे भी भैंस के आगे बीन बजाने से अच्छा है कि मैं अपनी मतलब की बातें देखूं। तो फिर ठीक है, मैं पॉइंट की बात पर आती हूँ। आपकी बेटी अलीशा जेल में है और उसने मुझे सच में गाड़ी के आगे धक्का दिया था, जिसका प्रूफ मैंने पुलिस वालों को दे दिया है। आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं उसे जेल से बाहर निकाल दूं। जेल से बाहर तो निकाल दूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट बोला, शर्तें? कैसी शर्तें? उद्धरण चिन्ह। आरोही बोली, मेरी पहली शर्त, मुझे अनलिमिटेड पैसे वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए। मेरी दूसरी शर्त, आप लोग मुझे स्टोर रूम में नहीं रखेंगे, बल्कि रावत मेंशन का सबसे बड़ा कमरा मेरे लिए डिज़ाइन किया जाएगा, और वह भी मेरी स्टाइल में। मेरी तीसरी शर्त, इस घर में मुझे वही ओहदा चाहिए जो इस घर की बेटी का होता है। और हाँ, इसके साथ ही आप पूरी मीडिया के सामने यह अनाउंसमेंट करेंगे कि आपकी असली बेटी मैं हूँ, अलीशा नहीं। उद्धरण चिन्ह। आज का चैप्टर बस यही तक। टू कमेंट करिए अगले चैप्टर 11 से।